नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है ये वो है जो पहले के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपके लिए आगे जो भी भविष्य में एग्जाम है, आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम हो, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि जो गुप्त शासक होता है चंद्रगुप्त सेकंड, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कि जो गुप्त शासक होता है चंद्रगुप्त सेकंड, आपको इस शासक की उस बेटी का नाम बताना है, उस राजकुमारी का, उस पुत्री का नाम बताना है जिसका विवाह ये वाकटक नरेश जो होता है, वाकटक शासक, उसके साथ करता है। तो इसकी बेटी का क्या नाम था। और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपके 20 में से कितने सही होते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। रूपक, कारशापण, दानार और पण। तो आप वीडियो को स्टॉप करके और आराम से सोच लीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार ये पूछा गया है। सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसमें है कि चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। इसका सही उत्तर ए होगा, रूपक। रूपक कहलाते थे चांदी के सिक्के। नेक्स्ट आता है, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, काल, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन और विदिशा। तो क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। ऐसा कहते हैं कि इसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था। किसने, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। तो उज्जैन, उज्जैनी, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। तो इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर है क्या है इसका, सही उत्तर इसका हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, सी हो जाएगा। विश्व की 100 प्रसिद्ध जो साहित्य कृतियां हैं उसमें गिनती होती है अभिज्ञान शाकुंतलम की। नेक्स्ट आता है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा। आप जानते हैं कि जो गुप्त काल है वो कला, विज्ञान, साहित्य, गणित सब का क्या कहलाता है, स्वर्णिम युग कहलाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गुप्त युग। और किस महान गणितज्ञ का नाम है, तो वो है आर्यभट्ट। अभी और आएगा, एक क्वेश्चन और है आर्यभट्ट का। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हूणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह है, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो क्या होगा कि जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। देखिए पहला जो है, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियां दुर्बल हो जाती है। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय शुरू हो ही गया था, ये आप जानते हैं। लेकिन निरंतर उसके बाद जो है, स्कंदगुप्त के कुछ समय तक नहीं रहे, लेकिन इसके बाद ये वापस होने लगे थे। प्रांतीय जो शासक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये 3 तो थे, लेकिन सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जैसी कोई स्थिति नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपने वो एक सिक्का देखा भी होगा इस तरह का, जिस पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये सबका सही होगा। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट आता है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो मित्रों वो महान व्यक्ति है, वो है आर्यभट्ट। इनके बारे में हमने पहले भी जो आरबीएससी की किताबें हैं बहुत डिटेल में इनके बारे में खूब पढ़ा है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है। खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, धातु विज्ञान से। तो क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए जो गुप्तकालीन पुस्तक आती है नवनीतकम, इसका संबंध किससे है, चिकित्सा विज्ञान से, चिकित्सा से। और ये पुस्तक है किसकी ये भी आपको बता दें। जो चंद्रगुप्त सेकंड के आपके दरबार में मैंने 9 बताए थे नवरत्न, याद करवाने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी, जो लास्ट वीडियो था गुप्त काल वाला, उसमें एक चिकित्सक कौन थे, आप बताइएगा, धन्वंतरी।
तो जो धन्वंतरी हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तक है नवनीत कम। तो धन्वंतरी किसके थे? ये चिकित्सा के। तो इनकी पुस्तक भी किससे संबंधित होगी? चिकित्सा से संबंधित थी। तो ये पुस्तक नवनीत कम किसकी है? धन्वंतरी की। नेक्स्ट है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड रामगुप्त और स्कंदगुप्त। तो मित्रों सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होगा रामगुप्त। देखिए रामगुप्त होता कौन है? ये दरअसल समुद्रगुप्त का बेटा है। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के दो पुत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। जैसे कई ग्रंथ हैं, जो विशाखदत्त है उन्होंने भी लिखा है, उसमें क्या बताते हैं कि समुद्रगुप्त के दो पुत्रों का वर्णन मिलता है। एक तो रामगुप्त होता है और दूसरा था चंद्रगुप्त सेकंड। तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त। अब देखिए जो दरअसल क्या है, ऐसा कहते हैं कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए रामगुप्त गद्दी पर बैठता है। उसी समय शकों से इसका टकराव होता है और जो शकराज होता है, उनका जो शकों का नेता होता है, वो रामगुप्त के सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हारी जो रानी है, पत्नी है, जिसका नाम ध्रुव देवी या जिसको ध्रुव स्वामिनी भी कहा जाता है, अगर उसको मेरे पास भेज दो तो फिर ये जो हमारी लड़ाई है ये यहीं स्टॉप हो जाएगी। और ऐसा कहते हैं कि रामगुप्त ने इतनी अपमानजनक शर्त को स्वीकार कर लिया। तो कहाँ गुप्त साम्राज्य में एक से बढ़कर एक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम इतने महान शासक हुए, उस गुप्त काल में एक ऐसा धब्बा। तो रामगुप्त ने कहते हैं कि इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। 8-10 तो ग्रंथ है जिनमें ये उल्लेख मिलता है कि हाँ इसने इस शर्त को स्वीकार किया था। तो जो आसपास के दरबार में काफ़ी लोग थे वो सभी इस चीज़ से नाराज़ हुए कि भले ही मरना मंजूर है लेकिन इस शर्त को आपने स्वीकार कैसे किया। और इधर जो रानी थी ध्रुव स्वामिनी, ये भी नाराज़ होगी कि तुम्हारे जैसे पति से अच्छा है कि पति ना हो। लेकिन इस रामगुप्त का जो छोटा भाई है, जो भविष्य में चंद्रगुप्त सेकंड के द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से महान शासक बनेगा, छोटा भाई जो होता है ये अपमानजनक चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाया। इसने अपने भाई को ये कहा कि आप ऐसा करो, ध्रुव स्वामिनी की जगह आप मुझे भेजो और यह कहो कि हाँ वो रानी आ रही है। तो जब ये इस तरह से रानी का वेश धारण करके, वैसे वस्त्र पहन करके और वहाँ तक पहुँच जाता है जो इनका नेता होता है शकों का, और उसके पास पहुँच करके और वो आया, उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि साहब ध्रुव स्वामिनी आ गई। आगे देखा तो चंद्रगुप्त बैठा था, आते ही उसने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। तो सब जगह वाही वाही होगी चंद्रगुप्त की। और जब जनता चंद्रगुप्त के साथ हो गई तो ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। और जो इसकी रानी थी ध्रुव स्वामिनी, ये भी बहुत खुश हुई, इसने ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया और चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से, जो ये विक्रमादित्य के नाम से भविष्य में शासक बनता है। तो ये एक छोटी सी इसकी कहानी है ये। तो मित्रों इसी प्रकार की कहानी जो है एक, जब आप ये पढ़ते हैं कि जो पांडव है, पांडवों को जो 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में वो यहीं रुके थे, विराट में, जो ये विराट नगर है पास में, यहीं रुके थे वो। तो यहाँ का जो शासक था दरअसल उसका एक साला था जिसका नाम था कीचक। और कीचक की जो नज़र है, अब चूंकि यहाँ ये सभी किसके रूप में थे, इनके असली रूप में थे नहीं पांडव, सभी भाई 5 पांडव और एक जो इनकी पत्नी थी द्रौपदी। तो द्रौपदी यहाँ पर किसके रूप में रह रही थी? दासी के रूप में। तो जो कीचक होता है ये कभी आता है यहाँ पे और ये इसको द्रौपदी को देख करके, और इसका मन जो है वो थोड़ा हलचल हो जाती है और ये अपनी बहन को कहता है कि ये जो तुम्हारी दासी है इसको मेरी सेवा में भेजो। तो वो कहती है कि ये ऐसा नहीं है, इसके पति ये बहुत वीर हैं, ये तुम इनको साधारण मत समझना, ये देखने में ही लगता है जैसे कोई वीर है। लेकिन कीचक जो है बहुत ज़्यादा वो बलवान था। उसने कहा नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो कीचक को मार पाए। और उस वक्त भी वास्तव में 5-6 योद्धा ऐसे थे जो कीचक को मार सकते थे, बाकी किसी को कीचक को मारने की शक्ति नहीं थी। जैसे जो गुरु थे पांडवों के, कौरवों के, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है, दुर्योधन है, भीम है, ऐसे 5-6 योद्धा ही थे जिनमें कीचक को मारने की शक्ति थी। तो जो वहाँ का शासक होता है उसके सामने भी उसका अपमान होता है द्रौपदी का, वो भी कहता है कि मैं भी नहीं बचा सकता तुम्हें इससे। तो जब ये बात भीम को कहती है तब भीम ये कहता है कि तुम उसको कह दो कि ठीक है मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ, तुम मुझे भेजो,
तो वहां भीम जाता है और वहां वही सीन होता है, कीचक खुश होता हुआ जाता है और आगे जब उसका मुंह देखा तो सामने भीम बैठा था कि आजा बेटा, और वो उसको कीचक को उठा उठा के पटक पटक के उसको जान से मार देता है और कीचक का वध करता है भीम के द्वारा। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऐसी कई घटनाएं और है, लेकिन ये कई कहानियों में ये पूरा वीडियो चला जाएगा। ऐसी 5-6 स्टोरियां और है जब इस तरह से शत्रु के पास में पहुंचने के लिए रूप बदला गया और बाद में आगे जाके देखा तो कोई वीर बैठा था और उसने फिर उसकी धज्जियां उड़ा दी। अब इसके बाद में आता है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। तो मित्रों ये किसने की थी? तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, समुद्रगुप्त के द्वारा। सर्व राजोचेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, ये किसने उपाधि धारण की थी? तो ये कौन है? समुद्रगुप्त के द्वारा इसने ये उपाधि धारण की थी। सबको पराजित कर दिया था, कभी कोई युद्ध हारा नहीं समुद्रगुप्त, तो भारत का नेपोलियन भी कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो कौन होगा ये? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट आता है मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो गुप्त से, हुणों से, कुषाण से और मोखरी से। तो ये किससे संबंधित था? तो बताइएगा इसका क्या होगा सही उत्तर। तो देखिए मित्रों इसका सही उत्तर है हुण। ये आपको पहले भी बताया था। तोरमाण, ये मिहिर कुल, ये किससे संबंधित है? हुणों से संबंधित। और मिहिर कुल जो है ये शिवजी का भगत था और जो बौद्ध थे उन बौद्धों से बहुत भयंकर नफरत करता था ये। कौन? मिहिर कुल। नेक्स्ट आता है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौर्य, गुप्त, मोखरी और कुषाण। तो क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा मोखरी। ये दरअसल उत्तर गुप्तकालीन है, जब गुप्तोत्तर काल है, गुप्तों के पश्चात का जब गुप्त काल अपने अवनति के दौर में होता है, अंत के दौर में है, तो उस समय ये उभर करके आते हैं मोखरी। तो इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था मोखरी के द्वारा। तो उसको सर्वप्रथम महत्व देने वाले कौन थे? मोखरी। तो सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। तो क्या होगा इसका? तो हालांकि देखिए हमें जो सबसे फेमस है, जो उपाधि उसकी पहचान बन चुकी थी, हमें उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में, और वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। पूरा नाम भी इसको इसी प्रकार से लिखते हैं। हालांकि विक्रमादित्य की उपाधि जो स्कंदगुप्त है ये भी धारण करता है। इनमें कई सिमिलर उपाधियां भी धारण करते थे ये। लेकिन अब जैसे परम भागवत, ये एक उपाधि थी परम भागवत। अब इसमें कई शासक हैं जो परम भागवत की उपाधि धारण करेंगे, लेकिन आपको जो है वो सबसे फेमस जैसे कौन था इनमें जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। हालांकि स्कंदगुप्त ने भी की थी, लेकिन आप समझ जाइए कि इसमें सबसे फेमस के हिसाब से बताना है, जिसकी पहचान, उसकी उपाधि उसकी पहचान बन चुकी थी। सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहा स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी पूरा विशेषता के कारण, चमक दमक, कठोरता और जंग रोधकता के कारण। तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या है? आप जानते हैं इसका सही उत्तर होगा डी, जंग रोधकता के कारण। हजारों सालों से खड़ा है लेकिन आज भी इस पे जंग बिल्कुल भी नहीं लगा है। सर्दी, गर्मी, बारिश, तो क्या ऐसा क्या मिश्रण है इसमें कि आज तक इतने हजारों सालों बाद भी इन पे जंग नहीं लगता? तो डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? भाग गुफाएं, एलोरा, लोमेश ऋषि गुफा और नासिक गुफाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ गुफाएं।
तो एक तो अजंता की गुफाएं जो गुप्त काल से संबंधित, और दूसरा है बाघ गुफाएं। नेक्स्ट आता है पुंडवर्धन मुक्ति, जो कि एक प्रांत है, ये कहां स्थित था, किस क्षेत्र में था? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बंगाल में, ए होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन इसका कभी आए तो ध्यान रखना, ए है उत्तर बंगाल। नेक्स्ट आता है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आपको बताना है कि परम भागवत की उपाधि, जैसे मैंने आपको बताया था, कई गुप्त शासकों के द्वारा धारण की गई थी। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो नालंदा लेख है उसमें यह आपको मिलेगा कि समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसके अलावा और कौन भी धारण करने वाले थे? तो मित्रों जैसे ये स्कंदगुप्त का नाम आता है, स्कंदगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इसका भी उल्लेख मिलता है कि परम भागवत की उपाधि का उल्लेख मिलता है। तो कई शासक हैं। सबसे पहला शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? वह है समुद्रगुप्त। और ये पूछे कि दूसरा शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो वो आएगा चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि इसका बेटा ही है समुद्रगुप्त का। स्कंदगुप्त तो और बाद में आएगा, अभी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आएगा कुमारगुप्त, फिर उसके बाद में आएगा स्कंदगुप्त, जिसके सबसे बड़ा जो एक उसकी सफलता थी वो था होड़ों को परास्त करना। उठा उठा के फेंका था उसने होड़ों को। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कई चीजें महत्वपूर्ण है कि एक तो इसका निर्माण कब हुआ, गुप्त शासकों के काल में हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा कौन इसका संस्थापक माना जाता है? तो इसका है कुमारगुप्त फर्स्ट। ये हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, और आपके इन 20 में से कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आपसे जो शुरू में क्वेश्चन पूछा उसका भी जवाब ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।